नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट 4 जो अपना हुआ है इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैथ्स और रीजनिंग का अभी पहले रीजनिंग आपको सॉल्व कराई जाएगी, उसके बाद मैथ के जो एग्जाम्पल हैं उन पे भी चर्चा करेंगे मनीष गुप्ता सर। ठीक है, तो चलिए रीजनिंग वाला पोर्शन अपन कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये पूछा गया था, आपके आर्गूमेंट से पूछा था। क्या पूछा था? क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सबको आर्थिक सहायता देनी चाहिए? शिक्षा के लिए सहायता देनी चाहिए सबको। भाई, जो सहायता दे सकता है वो दे, और जो नहीं दे सकता है वो सहायता ले। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, शिक्षा तो एक ऐसी चीज है सबके लिए होना चाहिए, और जो सक्षम है, सहायता जो कर सकता है वो सहायता करे। ठीक, चलिए आर्गुमेंट देख लेते हैं। पहला, इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। यस, ये बात सही है। सेकंड, नहीं, इससे नकद से निर्बर्ध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा। अरे फालतू की बात है ये। सही कौन सा है बच्चों? ओनली फर्स्ट। सहायता जो कर सकता है वो सहायता करे। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगी, और अगर आप हेल्प कर सकते हैं किसी की पढ़ाई में तो आप हेल्प करिए, सक्षम है तो आप करिए हेल्प। ठीक है, तो पहला सही है। सेकंड, सेकंड की बात अगर हम करें तो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल क्या है देखो। सेकंड में कह रहा है, ये डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है। क्या पूछ रहा है देखो, आपसे कह रहा है कि सुरेश एक स्थान से चलना शुरू करता है और दक्षिण में 2 किलोमीटर जाता है। यहाँ से सुरेश को चला रहा हूँ, 2 किलोमीटर जाता है, राइट टर्न करता है और 1.5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद में फिर लेफ्ट टर्न करता है और 0.5 किलोमीटर जाता है, और फिर पीछे की ओर मुड़ जाता है। पीछे की ओर मतलब वापस ऐसे। ठीक है, तो बताइए वह कहाँ जा रहा है? अरे नॉर्थ उत्तर में जा रहा है। उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है अपने सामने स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, कथन एवं निष्कर्ष का है। क्या कह रहा है सुनो। पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी आ सकती है। अच्छा, मतलब पेट्रोल डीजल की खपत जो है वो ज्यादा हो रही है, तो आने वाले टाइम में जो है इनकी कमी आ सकती है। जाहिर सी बात है यार, कोई भी चीज की अगर अपन खपत ज्यादा करें, ज्यादा उपयोग में लाएं तो कमी तो आएगी। उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। निष्कर्ष क्या है वो देख लेते हैं। पहला पहला निष्कर्ष क्या है बच्चों? भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। केवल ये केवल वाली बात ना, ये गलत है। केवल नहीं कह सकते, हाँ ये हो सकते हैं, लिखा होता तो ठीक है, पर केवल यही होंगे इसका मतलब और कोई नहीं होंगे, ये बात गलत है। 100% गलत है। अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए। हाँ, अन्य विकल्प को हमें जो है विचार किया जाना चाहिए कि भैया अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें जो है किस तरीके से वाहन जो है वो चलेंगे, उस पर पूरे जो है अपन को विचार करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला जो है वो पालन करेगा, और ओनली सेकंड वाला बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है और ये आपके ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि 2 पीढ़ियों वाले परिवार में, अच्छा 6 लोग हैं, 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। इसमें को 2 विवाहित जोड़े होंगे, ठीक है, और 2 अविवाहित होंगे, ठीक है। एफ एक ही बेटी है। एफ जो है वो किसकी बेटी है? एक ही बेटी है। 2 ही पीढ़ियों में रहना है। एफ एक ही बेटी है और बी सी की सास है, तो जाहिर सी बात है पहली पीढ़ी में होगी बी। इसकी पत्नी बना दूंगा मैं, क्योंकि परिवार में जोड़े 2 बनाने हैं और 2 ही पीढ़ियों में रहना है। सी को अभी लिखूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, आगे लिखा है ई अविवाहित पुरुष है। ई जो है वो अविवाहित पुरुष है, ठीक है। डी एक पुरुष है। डी एक पुरुष है और इसकी पत्नी बना दूंगा सी को, क्योंकि बी सी की सास थी। सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर जनरेशन 2 की बात थी, 2 जनरेशन मेरे आंखों के सामने हैं। 2 मैरिड कपल हैं, 3 मेल हैं, 3 फीमेल हैं, और सारी बात जो 2 अनमैरिड सिबलिंग है वो भी मेरे सामने है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सी बात सही है। सी इज दीज वाइफ, सी डी की पत्नी है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा फोर्थ नंबर। ये लॉजिकल वेन डायग्राम का एग्जांपल है, तार्किक वेन आरेख। इसकी अगर हम बात करें, शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ ग्राफ दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा में भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे कितने हैं? दोबारा पढ़ लेता हूँ। आपसे कह रहा है कि क्रमशः इतिहास भाषा पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाते हैं। लिखे आंकड़े के आधार पर उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा
और भूगोल पढ़ते हैं। अच्छा, भाषा और भूगोल पढ़ते हैं लेकिन क्या नहीं पढ़ते, इतिहास, मतलब हिस्ट्री में नहीं आने चाहिए। और इन दोनों का कॉमन देखना है, तो इन दोनों कॉमन क्या है बच्चों, 9। तो करेक्ट आंसर आएगा 9। ये बहुत आसान एग्जाम्पल था, मना कर रहा है उसको हटा दीजिए, दोनों कॉमन पूछ रहा था और कॉमन पूछ रहा है, तो आंसर जो है ये। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से है ये एग्जाम्पल। यहां से अगर सीरीज की बात करें तो बच्चों ये बॉय है, और ये नेक्स्ट स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट जो है वो अपोजिट है, और वॉवल्स की बात करें तो नेक्स्ट वॉवल जो है वो भी क्रम के अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ से देखो कॉरेक्स है, ये काला पानी है, यहाँ से मन आ गया, यहाँ से नेक्स्ट स्वर जो आएगा वो आई के बाद में नंबर ओ का आता है, ठीक है। कॉरेक्स आ गया, जीटी आ गया, यू से अगला जो स्वर है वो वापस से ए आ जाएगा, इंडियन रेलवे, और ई से जो नेक्स्ट स्वर है वो कौन सा आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसी क्रम में आंसर चाहिए, फादर अंकल, इंडियन रेलवे, ओ से नेक्स्ट स्वर जो आएगा वो क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा जीटी और यहाँ से आएगा हनी सिंह, ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 नंबर का है, इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लॉजिकल वेन डायग्राम से था, तार्किक वेन आरेख से। क्या कह रहा है कि 30 व्यक्तियों का एक क्लब है, कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 30, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम शतरंज, नाटक और कला से संबंधित हैं। 3 गोले बनेंगे, 3 गोले बनेंगे, एक तो शतरंज का बनेगा, शतरंज, और एक बनेगा बच्चों नाटक, और एक बनेगा बच्चों कला, ठीक है। 3 जो हैं वो सर्किल बनेंगे। 6 व्यक्ति केवल कला से संबंधित हैं, केवल कला से संबंधित है 6 व्यक्ति। 5 तीनों से संबंधित है, 5 जो हैं वो तीनों से संबंधित हैं। 2 व्यक्ति शतरंज और कला से संबंधित हैं, 2 व्यक्ति शतरंज कला से संबंधित हैं। और आपसे कह रहा है लेकिन नाटक में शामिल नहीं हुए हैं। ये 15 व्यक्ति कला से समूह से संबंधित हैं, 15 व्यक्ति जो हैं वो कला से संबंधित हैं, 15, ठीक है। और 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह में शामिल हुए हैं, केवल शतरंज में शामिल हुए हैं, 2 हुए हैं। और 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में शामिल हुए हैं, 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में शामिल हुए हैं। कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित हैं, केवल एक समूह से संबंधित, अरे पूरी जानकारी हो नहीं हो, एक समूह में तो यही है 6 और 3 9, और 2 11, 11 ऐसे हैं जो एक ही समूह से संबंधित हैं। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जो पूछ रहा है उसका आंसर हमारा आ चुका है। इस तरीके से सॉल्व होगा, 7 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल जो है वो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा था एक बार देख लेते हैं। यहां से अगर देखा जाए तो ये 8 और 4 12, और ये +4 की सीरीज है, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है। +4 से आंसर 18 और 4 22 वी, 4 अगर जोड़ें तो 9 आई, 13 और 4 17, 15 और 4 आपके 19, और 4 जोड़ा जाए तो 24, और 4 जोड़ा जाए तो 9। ऑप्शन की बात करें BIQ SXI, BIQ SXI, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे, 9 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें ये काउंटिंग ऑफ फिगर का एग्जाम्पल है। ट्राइंगल हमको काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आप 3 3 के सेट छांट सकते हैं। सबसे पहले ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट है, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं इस बड़े वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को अगर मैं साइड से निकाल लूं तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। जिसकी अच्छा, इसमें एक ये
अगर आप देखें तो एक 3 का बड़ा सेट भी है ये पूरा की पूरा, जिसकी बीच की लाइन है। और इसके अंदर अगर मैं ये वाले डायग्राम को यहाँ बना लेता हूँ तो इसमें एक बार ट्राइंगल देख लेते हैं कितने। इसमें अगर बात करें तो बच्चों ये 3 का सेट है, 3 के बाद ये 4 है और एक ये 5 है। 5 के बाद में बीच की लाइन आधा हिस्सा 6, आधा हिस्सा 7, इसके बाद में आधा हिस्सा 8, आधा हिस्सा 9 और ये कंप्लीट 10। इस आकृति में 10 हैं तो 12 पहले थे, 10 अब हुए, तो टोटल 22 हो चुके हैं। 22 मेरी आंखों के सामने हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं दोबारा समझा देता हूँ फिर से। अगर आप देखें तो 3 3 3 और ये उल्टा त्रिभुज है जिसकी बीच की लाइन है, तो ये 3 12 ये रहे। मैंने इस वाले डिजाइन को यहाँ रखा। अब ऐसे त्रिभुज जो 12 में नहीं गिने थे, 3 4 5, आधा हिस्सा 6, आधा हिस्सा 7, आधा हिस्सा 8, आधा हिस्सा 9, कंप्लीट है 10, 22 हो चुके हैं। 22 के बाद कौन कौन से रह गए थे? देखो ये रह गए थे 23, ये वाला 24, ये वाला 25, इसको कहीं से नहीं गिना था मैंने 26, इसको कहीं से नहीं गिना था 27। तो मैं कह सकता हूँ आकृति का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 27 आएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये सीरीज का एग्जाम्पल है। क्या लिखा था देखो, यहाँ पे लिखा है 2z5 7y7 14x9 23w11 34v13 द नेक्स्ट। सीरीज का पता करें तो यहाँ से बच्चों +5 है, यहाँ से +7 है, फिर कितना है 9 है, फिर कितना है 11 है, फिर कितना आएगा 13 आएगा। तो जाहिर सी बात है कितना आना चाहिए सर? यहाँ 47 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो 13 और 2 15, 15 आएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ से z से y की बात करें, -1 है, ये -1 है, -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, u, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 47u15 और सी ऑप्शन जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। ये अभी तक 10 एग्जाम्पल हमारे हुए हैं ना। बढ़ते हैं आगे 11 में क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिसमें 3 गोल जो हैं बाएं वाले पैर के खिलाड़ी द्वारा किए गए हैं। अनुमान क्या लग रहा है इससे? बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, कहीं क्लियर है क्या? ऊपर माहिर था, अरे कर दिए गोल, पर माहिर था ये क्लियर नहीं है। अगला है टीम में 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले थे, कहीं क्लियर है ऊपर? नहीं, तो ये गलत है दोनों, दोनों गलत के लिए आंसर जो है इसका सी ऑप्शन माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है दोस्तों के एक समूह में इस प्रकार व्यवस्था में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक जो 8 भुजा की टेबल पर बैठे हैं। ये आपसे कह रहा है 8 भुजा की जो है वो टेबल पर बैठे हैं। ठीक है, तो 8 भुजा की जो टेबल है वो आप बना लीजिए। तो शुरू कर रहे हैं, देखो 8 भुजा की टेबल बना लेता हूं मैं आपके लिए। 2 4 6 8, राइट का लेफ्ट है और लेफ्ट का राइट है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि मेधा राधा के विकर्णवश सामने बैठती है। तो ये राधा हो गई, ये कौन हो गई बच्चों? मेधा हो गई। ठीक है, आगे लिखा है मेधा सीमा के बाईं ओर बैठती है। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठती है, तो ये रही भैया सीमा, सीमा के बाईं ओर बैठा दो मेधा को। रमन सीमा के बगल में बैठता है, रमन जो है वो सीमा के बगल में बैठता है, ये बैठा दिया मैंने रमन। गोविंद के सामने बैठता है, यहाँ आ गया गोविंद, गोविंद के सामने बैठता है। गोविंद चंद्रा के दाईं तरफ बैठता है, ये चंद्रा है, चंद्रा के दाईं तरफ बैठता है। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है, मेधा के राइट में नहीं है, तो शांति यहाँ भी हो सकती है और शांति यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, किंतु शशि के सामने बैठी है। शांति और जो शशि हैं वो आमने सामने, मतलब शांति और शशि जो है कहीं भी हो सकती हैं। फिलहाल यहाँ शांति ऑब्लिक शशि, यहाँ भी बच्चों शांति ऑब्लिक शशि। आपसे पूछ रहा है चंद्रा के सामने कौन है। चंद्रा के सामने कौन बैठती है? सीमा बैठती है। सीमा ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो सर्किल पूरा नहीं बन रहा है, पर 2 लोगों की स्थिति क्लियर नहीं है, पर जो हमसे पूछा जा रहा है उसकी स्थिति क्लियर है। ठीक है, और हमें मतलब भी हमेशा उसी से रहेगा।
ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है, करेक्ट आंसर आएगा सीमा। रीजनिंग डिसीजर नाम से जो एप्लीकेशन है हमारी, उसको डाउनलोड कर लेना। और बच्चों ये आपको टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट की जो सीरीज है, सबसे पहले आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, रीजनिंग डिसीजर एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने टेस्ट रखा है। सबसे पहले आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट का स्कोर देखिए, उसके बाद में फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिलहाल अभी जो सॉल्यूशन होगा वो आपका मैथ का होगा, मैथ्स वाले सर सॉल्यूशन कराएंगे, आप मैथ्स के सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग रिसर्चर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में टेस्ट नंबर 4 के मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। अच्छा, टेस्ट सीरीज जो हमारा चल रहा है आरएस प्री 2024 के लिए, उनके जो क्वेश्चन है मैथ के वो देखेंगे। कौन से टेस्ट का? तो टेस्ट नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो। जो पहला क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से आपको दिया गया है? तो जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से दिया गया है। क्या क्वेश्चन है तो समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग में व्हाइट कलर के कितने बॉल हैं? 4 हैं। और रेड कलर के कितने बॉल हैं? 5 है। और ब्लू कलर के कितने बॉल हैं? 6 हैं। फिर क्या कह रहा है? 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब रैंडम तरीके से 3 बॉल को क्या करो, बैग में से निकालो। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड, कि जो 3 बॉल मैं सिलेक्ट करके निकालूं ना, ये तीनों के तीनों क्या हो? रेड हो। तो मैंने समझाया है कि अगर तीनों के तीनों ही रेड चाहिए तो रेड को रेड में से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी और में से नहीं। तो रेड कितने हैं? 5, 5 में से 3 सिलेक्ट कर लिया। अब मैं एनएस की बात करूं, एनएस मतलब टोटल आउटकम की बात करूं, तो कितने हो जाएंगे? 6 5 11 और 4 15 और 15C3। यहां से मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूं तो क्या कहोगे सर? 5C3 में भाग किसका लगाना है? 15C3 का। सॉल्व कर ले। 5 गुना 4 गुना 3 और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 15 गुना 14 गुना 13 और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना? 6। 6 से 6 कटा, 5 या 15 ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में। तो ऊपर ऊपर तो 2 बचा और नीचे 13 सते कितना? 91। तो 2/91, 2/91 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझो, किससे है? तो परसेंटेज के क्वेश्चन है ये। परसेंटेज में कॉन्सेप्ट आता है कौन सा? प्राइस, कंजप्शन, ठीक है, एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ आइटम रिड्यूस, प्राइस क्या किया है? 25% कम कर दिया गया है। समझना, जो प्राइस है वो 25% कम कर दिया गया। चलो यहां समझे, 25% का मतलब 1 बटा क्या होता है सर? 4 होता है। अब सबको पता है कि अगर 25% को भिन्न में तोड़े तो 1/4 होता है। कहने का मतलब पहले 4 रुपए की चीज थी, अब 1 कम हो गया तो कितने का मिलेगा? 3 का। प्राइस 4 से 3 हो गया। आगे क्या कह रहा है? देन इट सेल्स वाज इंक्रीज्ड X%। जो कंजप्शन है, जो सेल्स है वो इंक्रीज किया X% से, वही X का मान बताना होगा, ये हमें पता नहीं है। फिर क्या कह रहा है? इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब टोटल जो आपको इनकम कह लो या एक्सपेंडिचर कह लो, इसमें 20% का क्या है? इंक्रीमेंट है। मतलब पहले 100 था तो अब इनकम कितना है? 120 है। अब मुझे एक बात बताओ, 4 रुपए के हिसाब से अगर मैं यहाँ 100 रुपए की बात करूं तो 4 में मैं 100 का भाग लगाऊं तो आप कहोगे कि सर कंजप्शन कितने का, सेल्स कितने का? 25 का। नहीं, कि भैया प्राइस ये है, कंजप्शन ये है, एक्सपेंडिचर ये है, तो प्राइस से एक्सपेंडिचर में भाग लगाएंगे तो सेल आ जाएगा या कंजप्शन आ जाएगा, हाँ या ना? तो 100 रुपया टोटल था एक्सपेंडिचर, एक का कितना था दाम? 4, तो 4 से 100 में भाग लगाए तो 25, हाँ या ना? 25 सेल किया। यहाँ टोटल कितना है सर? इनकम 120। और यहां पे देखा जाए तो एक वस्तु का दाम कितना? 3, 3 से काटोगे कितनी बार सर? 40 बार में। कहना क्या चाह रहा है सर? कहना ये चाह रहा है कि 25 रुपए की पहले पहले 25 की सेल थी, अब कितने की हो गई? 40 की। तो कितना सेल बढ़ गया सर? 15 बढ़ गया। कितने में बढ़ गया सर? 25 में बढ़ गया। और गुना किसका कर दे सर? 100 का। 25 से कितनी बार? 4 बार। और 15 चौका कितना? 60। 60% का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज। किसमें? सेल्स में। सेम उस वाले दिमाग में लगाना, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 एसआई का क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? रवि ने पहले 3 साल कितने परसेंट? 5%। अगले 2 साल कितने परसेंट? 8%। और 5 वर्षों के आगे वाली अवधि के लिए कितने? 10% पर वर्ष। फिर क्या कह रहा है? 7 वर्ष के अंत में, टोटल कितने वर्ष के अंत में सर? 7। 7 में से 3 वर्ष का रेट कितना है?
15, तो भैया टोटल कितना हो जाएगा, तो आप सॉरी 3 वर्ष का रेट पर ईयर के हिसाब से कितना दिया हुआ है 5%, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 5 दिया 15। यहाँ 8% प्रति वर्ष का है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो कहे आपने 8 दूनी 16, हाँ या ना। फिर अगले 5 वर्ष के बाद का कितना है, तो सर 10% है। तो बताओ 3 और 2 5 वर्ष हो गए और टोटल 7 वर्ष की बात कर रहा है, तो इसके आगे 2 वर्ष की ही तो बात करेगा। तो 2 वर्ष के लिए कितने हो जाएंगे, 10 दूना 20%। और इन सब का टोटल जो क्वेश्चन में दिया है वह कितना दिया है, 12,750, हाँ या ना, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ ये टोटल वैल्यू कितना, तो 15 और 16 31, 31 में 20 जोड़ोगे सर 51, 51% का वैल्यू 12,750 दिया है। हमसे कह रहा है कितना धन उधार लिया, मतलब मूलधन बोल रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ये बटा 51 गुना 100। अब काटा पीटी करना पड़ेगा, डायरेक्ट 51 से ही काट दो, नहीं 51 का 2 गुना लगेगा 102, तो यह कितना बचेगा 25 और 5, और डायरेक्ट 5 बार में हो जाएगा, 51 पंचे 255 और ये 0। तो आपने कहा सर 250 गुना 100, कहने का मतलब 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ये चीजें क्लियर है। 3 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष के बाद कितना समय, तो सर टोटल 7 वर्ष है, तो 7 में से 5 घटेगा 2 वर्ष, तो अगले 2 वर्ष के लिए 10% है, तो 10 दूना 20 कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्या निकालना है इसका, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा मीन निकालो। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं सर, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकालते, तो इनका टोटल करके आधा, इनका टोटल 10, 10 का आधा 5, इनका टोटल 30, 30 का आधा कितना, तो सर 15। अब कितना डिफरेंस चल रहा है, 10 10, तो 10 10 बढ़ाते जाओ, ये 25, यह कितना 35, यह कितना 45, यह कितना 55 और यह कितना 65, नहीं 130 आधा 65, 110 आधा 55, इस तरीके से x निकाल लो। उसके बाद एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का मतलब फ्रीक्वेंसी और x को गुना कर देना है। तो बताओ 5 में 2 का गुना सर 10, 15 में 4 का गुना सर 60, 25 में 12 का गुना 25 दही 250 और 25 दूना 50 300, क्लियर है। 35 में 21 का गुना, तो सर 35 दूना 70, 20 गुना हो कितना होगा 700 और 35 और बढ़ा दो 735, ठीक है। 45 का 6 गुना, सर 6 चौका 24 और 6 पंचे 30, 240 और 30 कितना सर 270। 55 का 3 गुना, 55 का 3 गुना 165 और 65 का 2 गुना सर कितना 130। अब हमें अगर मीन निकालना होता है तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी समेशन ऑफ एफ एक्स है उसमें एफ का भाग लगा देते हैं, समेशन ऑफ एफ का, हाँ या ना। तो एफ एक्स को टोटल कर लो, एफ को टोटल कर लो, बताओ टोटल एफ करोगे कितना आएगा, 12 4 16 और 2 18, 18 और 6 कितना 24 और 24 में 5 जोड़ोगे 29, 29 और 21 कितना होता है सर 50। तो सर ये वाला वैल्यू तो 50 आ गया, नीचे वाला। इनका टोटल करो, तो देखो टोटल कैसे करोगे, देखो 700 और 300 1000, 200 1200 और ये 200 1400, तो ये हो गए, ठीक है, दिमाग में रखो 1400। 10 और 60 70, 70 और 70 कितना 140, 140 और 30 कितना सर 170। तो बताओ 1400 वो थे, 170 ये हो गए, तो 1570 हो गए, ठीक है। और ये वैल्यू कितना 35 और 65 100, तो आपने कहा सर 1670, क्लियर है ये बातें। तो टोटल कितना आया 1670। सर 0 से 0 काटा, 5 से काटो, 5 का पहाड़ा 3 बार 15, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार 15 और फिर 5 चौका कितना 20, 33.4 जो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। तो मीन क्या होगा 33.4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं रेशियो से समझाऊंगा, आप एक्स एक्स मान के भी कर सकते हो, मैं रेशियो से सिंपल समझाता हूं। देखो रेशियो ए के इनकम का, ए और बी के इनकम का रेशियो कितना दिया है सर 4:3 दिया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, व्यय की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, ए का एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 ऑफ इज इनकम। ए का इनकम कितना है सर 4 है, इसका 5/12 इसका क्या है खर्च है। फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 7/15 ऑफ इज इनकम। बी का इनकम कितना है सर 3 है, इसका 7/15 कर दोगे तो इसका खर्च आ जाएगा। बोलो 4 से सर ये 3 बार, 3 से सर ये 5 बार। जरा एक लाइन और देख लो सर, ये 5/3 और ये 7/5, बोलो हाँ या ना। सरल करने का तरीका, तो सर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। किन दोनों का सर, जो नीचे नीचे में 3 और 5, इसका एलसीएम कितना है 15 है। तो 15 से यहां भी गुना करो और 15 से यहां भी, ये रेशियो का एक कॉन्सेप्ट होता है। रेशियो और प्रोपोर्शन के वीडियो को देखो मेरे, जाओ यहाँ
रीजन एसिसर एप्लीकेशन में, वहां पे आपको समझ में आया कैसे कैसे ये रेशियो यूज करते हैं। तो भैया 15 का यहाँ भी गुना कर दो। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ 15 का गुना करोगे 3 से 5 बार में, 5 का गुना कितना 25, और यहाँ 15 का गुना करोगे 5 से 3 बार में और 7 3 21, और यहाँ 15 का गुना करोगे और यहाँ भी 15 का गुना करोगे, ये 15 का गुना कितना पहुंचेगा सर 60, और ये 15 का गुना कहाँ पहुंचेगा 45। रेशियो से निपटाना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अब बताओ क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, उनके व्यय के बीच का अंतर क्या है 4500 है। सर इन दोनों का जो डिफरेंस है, सर इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 4, इस 4 का वैल्यू कितना है सर 4500 है। बताओ 4 से कितनी बार में, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1125 रेशियो का मान पूछा। क्या बी की आय, सर बी की आय हमने क्या निकाली है नई वाली 45 के रेशियो में, रेशियो का मान 11225। बताओ गुना कर दो, कैसे करोगे, 45 का 1 गुना 45 3 अंक 30, फिर 45 में 1 का गुना 45 2 अंक 20, फिर 45 का 2 गुना 45 दूना 90 1 अंक 10, और 45 का 5 गुना सर 225। बताओ ये 5, ये 2, ये 11 और 5 16, ये 9 और 1 10, और ये 5 कितना 50, 625। ऑप्शन नंबर इसका क्या डी है करेक्ट आंसर। आप चाहते तो एक्स मान के भी कर सकते थे, लेकिन ये तरीका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। लंबा चौड़ा डीआई दिख रहा है, देख के घबरा गए होंगे, लेकिन होगा बहुत आसान तरीके से। देखो क्या कह रहा है, पहले डायरेक्शन तो पढ़ लो। डायरेक्शन में कह रहा है कि द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप, कौन, बोथ डेल और एचपी। ठीक है, ये पाई चार्ट का है। 11,200 रुपये टोटल लैपटॉप है, किसका किसका सर, डेल और एचपी का। फिर क्या कह रहा है, सोल्ड बाय 6 स्टोर इन मार्च, 6 स्टोर जो मार्च में सोल्व किया है उनका ये रेशियो दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, रेफर टू द पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली रीड द गिवन द आंसर, रीड एंड गिवन द आंसर। क्या कह रहा है कि ये पाई चार्ट दिया है और ये उनके बीच का रेशियो दिया है, किन के बीच का, तो एसपी दिया है, डेल और एचपी के बीच के का रेशियो दिया हुआ है। किसका किसका, ए बी सी डी एफ ये स्टोर है और यहाँ भी टोटल उतने ही स्टोर है। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, मतलब ठीठा निकालना है। बोलो काम तो इतना समझ में आ गया। corresponding to the total number of laptops both Dell and HP। बताओ both Dell और HP का कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ई। देखो किसकी बात कर रहा है, स्टोर ई की बात कर रहा है। तो आप भी यहाँ स्टोर ई पे आओ। स्टोर ई में कितना परसेंट सोल्ड हुआ है सर 14%। स्टोरी में लैपटॉप कितना है, डेल और एचपी 14%। तो आप क्या करते सर 11,200 का पहले 14% निकालते, बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद कहते उसको फिर इस रेशियो में बांटते 4 और 3 में कि डेल का इतना बेचा और एचपी का इतना बेचा। फिर कहता उसका सेंट्रल एंगल निकालो, तो इसको जोड़ देते, फिर बटा ये टोटल करते 11,200 और फिर गुना 360 करते। मेरे कहने का मतलब एंगल ही तो पूछा है, तो एंगल में एग्जैक्ट डेटा की कोई जरूरत नहीं। किसका पूछा है सर, ई का पूछा है, तो ई का डेटा कितना है सर 14% है। 14/100 करिए और एंगल के लिए किसका गुना 360 का, काट पीट कर दीजिए 0 से 0, कितनी बार 2 से 18 और 2 से कितनी बार 5 बार। चलिए गुना करिए, 18 का 10 गुना 180 और 18 चौका 72, 180 और 72 जोड़ो 2 5 2 252/5, और 5 से इसको काट सकते हैं। बताओ 5 एकम 5, फिर एक जीरो लगाकर 5 चौका 20, 50.4 डिग्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, 50.4 डिग्री। क्लियर है। और ये सब कुछ यूट्यूब पे भी इसका वीडियो पड़ा है और एप्लीकेशन पे भी पड़ा है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां जाके देखिए, ये सारी चीजें मैंने कराई है कि कैसे शॉर्टकट में निपटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 मेंसुरेशन से है। अब किसकी बात कर रहा है, द एरिया ऑफ फील्ड इन ए शेप ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन समझते हैं ना, 6 भुजाओं वाला आकृति, बंद समतल आकृति, ये हाँ या ना, ये 6 भुजाओं वाला है। इसका एरिया दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो हेक्सागन है कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल में बट जाता है, 6 में। तो इसका जो एरिया होता है, ये समझाया था ना, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का एरिया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बताओ इसका एरिया कितना दिया है, 2400√3 दिया है, बराबर में 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और देखो √3 से √3 कट गया, 6 से 2400 400 बार में कट जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा, 400 गुना 4 1600। तो भैया ए का मान क्या होगा, तो 1600 का √40, इसका भुजा निकाल लिया। बोलो हाँ या नहीं, सब 40 40।
क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 18.5 रुपये, 18 रुपया 50 पैसा, जिसको क्या लिख सकते हो, 37/2 रुपया, हाँ या ना। 37/2 रुपये प्रति मीटर, प्रति मीटर आते ही दिमाग में आया कि पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, परिमाप। और परिमाप निकालने का बड़ा बेसिक तरीका बताया था कोर्स के अंदर, क्या बोला था, सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो कितनी भुजाएं हैं, 6, और हर एक का मान कितना है, 40, तो 6 चौका 24, 240। लेकिन हमसे परिमाप नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा टोटल खर्चा कितना होगा। तो 1 मीटर का खर्चा है 37/2, तो 240 मीटर का खर्चा क्या होगा, 240 का गुना, 2 से काट दो सर 120 बार में, जीरो तो आएगा ही आएगा, 12 तिया 36, 1 0, और 12 सते कितना, 84, 4 4 4, 444 और 1 0, इतने रुपए का टोटल खर्चा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन के लिए तो ऐसे तो कर नहीं पाओगे, फिर वही चीज है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो, काम बनेगा। और डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या कह रहा है कि 2n विद्यार्थियों को कितने n जोड़े, 2n विद्यार्थी को कितने तरीके से n जोड़े में, जोड़े का मतलब समझते हो, पेयर, पेयर का मतलब समझते हो, दो, मतलब कह रहा है 2n है, इनको दो दो के जोड़े में तोड़ना है। कितने के जोड़े में, दो दो के जोड़े में। और कहां तक तोड़ना है सर, n तक तोड़ना है, यही तो कह रहा है, n जोड़े, 10 जोड़े, 20 जोड़े, 25 जोड़े, 50 जोड़े, n जोड़े, मतलब ये दो दो के कहां तक जाएंगे सर, n तक। अब बताओ, विभाजित करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन लगेगा। डिवीजन का तरीका क्या होता है, जो भी टोटल है उनका फैक्टोरियल। फिर ये कितने कितने के जोड़े हैं, दो दो के जोड़े हैं सर, 2 फैक्टोरियल। कहां तक जाएगा सर, ये n तक जाएगा, तो पावर n आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये सभी सेम सेम है, सभी कौन कौन से हैं, सेम सेम है, कहां तक है, n तक है, तो n फैक्टोरियल का भाग। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर 2n फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल का पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा तभी ये चीज होगा, नहीं तो फिर हर क्वेश्चन में हवा लगेगा आपको, नहीं, ठीक है, हवा उड़ जाएगा आपका, हलवा क्वेश्चन नहीं है ये मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसीलिए आसानी से हो रहा है। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। टेस्ट नंबर 4 का ये मैथ का सॉल्यूशन था। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।